जी नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपका फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं कि परिस्थितियां कैसी होती हैं, उन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उन समय के अनुसार उन चीज़ों को कैसे बदलते हैं, कैसे उनको निभाते हैं, कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, कैसे बिजनेस को लाते हैं और कैसे लोगों तक की सेवा करते हैं। तो आज मिलवाते हैं हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, खुर्जा की शान बैठी हैं, दिनेश वर्मा जी। आप बहुत बहुत संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, तो आइए हम मिलवाते हैं आपको। दिनेश वर्मा जी, आपका आज के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने मुझे पॉडकास्ट में निमंत्रण दिया है जी और जी। आप मेरे पास इस समय बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करूंगा सर मैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आज के इस पॉडकास्ट में अपना समय देने के लिए आए हैं। सर, आज हम कुछ बातें करते हैं आपसे, कुछ दिलचस्पी बातें करते हैं, जी सर। जिससे कि आपकी जर्नी लोगों तक पहुंच पाए और लोग उस जर्नी को सुन करके, देख करके इंस्पायर हो पाए। जी जी। तो सर्वप्रथम सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर जी सर। कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसी परिस्थितियां उस टाइम थी आपके साथ? खुर्जा सिटी में ही हुआ था जी और परिस्थितियां उस समय बहुत हमारे परिवार के अनुकूल थी। जी। हमारे पिताजी वगैरह कई भाई थे, व्यापार एक ही था, तो उसमें व्यापार में आप जानते हो कि अर्निंग बहुत कम थी और परिवार बहुत लंबा चौड़ा था, जिस वजह से परेशानियां बहुत झेली हमारे जी सर। पिताजी ने भी और हमने भी बहुत झेली। और उन परेशानियों को झेलते झेलते एक टाइम ऐसा आया कि आज बढ़िया प्रोग्राम है, सब चीज़ सही चल रही है। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आपकी जो पढ़ाई हुई है, जो शिक्षा दीक्षा हुई है, वो सर कहाँ से हुई है और कहाँ तक हुई है सर? मैंने फर्स्ट 8th क्लास मैंने दयानंद विद्यालय से करी थी। जी सर। इसके बाद मैंने फिर इंटर कॉलेज में जेएस इंटर कॉलेज से इंटर करी। बीकॉम एनआरसी से करी मैंने जी और सर। उसी में ही मैंने लॉ भी वहीं से करी है। जी सर, बहुत बढ़िया। आपने खुर्जा के विश्व विख्यात स्कूल हैं, सभी लोग जानते हैं, दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय और जीएस इंटर कॉलेज और एनआरसी कॉलेज, ये भी सभी लोग जानते हैं और वहीं से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। जी सर। सर, जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम, जी तो उस टाइम आपकी जो कंडीशन थी आपके साथ में जी। या जी। परिस्थिति थी जो भी आपके साथ में थी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और कैसा उस टाइम आपने किन किन चीजों को फेस किया? परेशानियां तो बहुत थी उस समय, क्योंकि बहुत साधारण जीवन था। सोर्स ऑफ इनकम हमारे पापा की थी नहीं उस समय ज़्यादा। जी। तो हमने ऐसे करा, बीकॉम करा मैंने। बीकॉम के साथ साथ हमें एक स्कॉलरशिप मिलता रहा, तो एक तरह से हम उसी स्कॉलरशिप से ही हमने अपनी बीकॉम क्लियर किया। और ऐसे ही एलएलबी हमने उसी इंश्योरेंस हमें वहाँ से मिलती थी, एड जो मिलता था स्कूल की तरफ से। जी सर। उसी में ही हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी, जिससे कि हमारे माँ बाप पे कोई बोझ नहीं बने। ऐसे हमने उसी से ही पढ़ाई करी और जो भी है सब ठीक ठाक अपनी पढ़ाई हमने कर ली। बहुत धन्यवाद। आज भी ऐसी लोग हैं, जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, कि अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं उठाना, अपने माँ बाप पे बर्डन नहीं देना। तो हमारे साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। जी सर। इसी बात में सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ जी सर। आपसे कि जब आप पढ़ने जाया करते थे 6ठी क्लास में या 6th क्लास में, तो सर आपको घर से कितना पेमेंट मिलता था, मतलब कितने पैसे मिलते थे आपको? पैसे मिलते थे क्या उस समय, तो 10 पैसे 5 पैसे चलते थे उस समय। अच्छा। और हम उसी में ही, हमें 5-10 पैसे मिले, उसी में खुश हो जाते थे हम तो उस समय। बहुत बढ़िया सर। और आज सर 10,000 की भी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखती है, जहाँ 10 पैसे की वैल्यू भी थी जी उस टाइम। सर। इन सब लोगों को ठीक है सर। फिर उसके बाद आप एनआरसी कॉलेज पहुंचे। जी सर। एनआरसी कॉलेज में जब आप पहुंचे, तो सर वहाँ आप बता रहे हैं जैसे आपने एलएलबी की है, ठीक। तो सर एनआरसी तो को एजुकेशन है, जी सर। वहाँ लड़के भी पढ़ती हैं। सही बात है। तो सर कहीं ऐसा एक समय आया आपके पास, आपके जीवन में, क्योंकि देखो पढ़ते समय यंग एज होती है सर, जी सर। और कहीं ना कहीं लगाव भी होता है किसी चीज ठीक से। है। तो कभी ऐसा आपके लाइफ में समय आया या फिर कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई शख्स आया जिससे आपको कहीं अटैचमेंट हुआ हो,
या लव हुआ किसी से आपको? नहीं, अटैचमेंट वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन लाइक करते थे। अच्छा। वो उस समय यंग होती थे, तो उस समय थोड़ा सा हर अट्रैक्शन तो होता ही है किसी ना किसी से। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब लव आपकी तरफ से था या सेकंड पार्टी की तरफ से? वन टाइम ही था। अच्छा, आपकी तरफ से ही था बस? हाँ जी जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। मतलब फिर उसके बाद सर क्या रहा, थोड़ा सा लेकिन बस वो अपने उनकी मैरिज हो गई, फिर उधर हमारी भी मैरिज हो गई। ओके, यानी कि प्यार अधूरा रह गया आपका। अधूरा वो रह गया। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके सर आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हम लोग ये पॉडकास्ट जो शुरू कर रहे हैं हमने इसलिए शुरुआत की है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जर्नी है, हम जो हमारी जो स्थितियां रही हैं जी उनसे लोग थोड़ा इंस्पायर हों, जी सर। उनको थोड़ा लगे कि हाँ भी आज ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने हमारे उस समय को देखा है जब बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब थी, जी सर। और आज भगवान दुआ से सब ठीक ठाक है। ठीक है। तो सर अगला सवाल आपसे ये है मेरा जी सर। कि सर शादी उनसे आपकी नहीं हो पाई नहीं। और आपकी शादी अलग हो गई, तो क्या आपने उनको शादी में बुलाया? नहीं। नहीं बुलाया आपने? अच्छा, आपने शादी में नहीं बुलाया उनको। वो थोड़ी दिन रहा था, ऐसा कोई ज्यादा अट्रैक्शन भी नहीं था। कै साल का प्यार था आपका वो? प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, प्यार बस ये देखा है? अंदर ही अंदर एक भावना थी भी, हाँ। ऐसा मतलब शादी हो तो ऐसी लड़की हो, जरा ये हो। अच्छा। बाकी वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब वैसे प्यार नहीं था, मतलब नहीं, वो एक लगाव था, अट्रैक्शन था बस। attraction। क्या ऐसी हो बस ये था। बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, हम पहुंचते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि सर जब आप LLB आपने कर ली, जी सर। तो फिर आपकी शादी हो गई। जी सर। तो शादी के समय आप पढ़ रहे थे या जॉब कर रहे थे? नहीं, पढ़ रहा था मैं। अच्छा, उस टाइम जी पढ़ाई चल रही थी आपकी, शादी हुई आपकी। जी जी। तो सर फिर आपने, जब आप बड़े हो गए यानी कि आपने LLB कर ली, तो फिर क्या सोचा आपने कि मैं बिजनेस में आऊं या जॉब करूं या फिर मैं कोई अपना व्यापार करूं? नहीं, व्यापार तो हमारे फादर करते ही थे। एक्चुअली में हमारे जब शादी हुई थी, पोल्ट्री थी हमारे। अच्छा। हाँ, लेकिन उस पोल्ट्री के काम में इतनी वो था, उतार चढ़ाव थे कि हमारे पापा खुद हरासमेंट हो गए उनका। क्योंकि पोल्ट्री लाइन एक ऐसी लाइन है, कच्ची लाइन थी उस समय। कोई कोयले के भट्टी पर भट्टियां पकती थी, जी, माल जो पकता था उससे पकता था। तो कभी माल खराब हो गया, कभी हो गया, तो हमारे पापा को थोड़ा सा शौक लगता था कि भाई माना मैं कमा रहा हूं 1000 रुपए और वहां लॉस हो जाता वहां पे 900 रुपए का, तो 100 रुपए में ही अपनी पूरी गृहस्थी को चलाना बड़ा असंभव था। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी सर। तो फिर सर कहीं आपने अपने आप में यही सोचा कि भाई अब व्यापार से तो काम नहीं चल पा रहा, तो क्या मैं जॉब करूं फिर कहीं? जी हाँ, मैंने यूं तो पढ़ते पढ़ते भी मैंने जॉब करी है। जब मैं बीकॉम में था, हमारी चीज मैं सर जनता को दिखाना चाहता हूँ कि परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने और आपने फिर जॉब की। तो बताइए सर। हाँ, मैं बीकॉम कर रहा था उस समय। हमारे मेरे एक बहुत प्रिय अजीज थे, तो उन्होंने मुझे कहा तू खाली रहता है शाम को, वो मेरे साथ आ। वो जॉब करते थे जी। तो उन्होंने मुझसे भी कहा था तू भी भैया आजा जॉब कर ले, खाली पड़ा रहता क्या करता शाम जी को। सर जी। तो मैं गया, जॉब करने लगा। पार्ट टाइम तेरे जॉब थी, 350 रुपए मुझे उस समय मिलते थे पर मंथ। बस? जी सर। ये जब मैं बीकॉम कर रहा था उस समय की बात है। अच्छा, मतलब पढ़ाई करते समय मैं 350 रुपए की जॉब करता था। बहुत सुंदर। देखिए, मतलब आज हम बहुत अच्छा लग रहा है सर से बात करके। जब आप बीकॉम में पढ़ रहे थे तब उन्होंने जॉब से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और केवल 350 रुपए। जी सर। बताइए, 350 रुपए में उन्होंने जॉब की है और अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, और जिसके कारण आज खुर्जा शहर में उनका नाम है। फिर उसके बाद सर कैसी परिस्थितियां थोड़ी सी सुधार में आई? हाँ, थोड़ी परिस्थितियां सुधार में आई, लेकिन इतनी बेटर नहीं हो पाई जो जिससे मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर दिल्ली में जाता था, एक मिलने वाले थे। मैं उस समय थोड़ा सा शेयर का काम चालू करा था मैंने। अच्छा। लेकिन शेयर के काम में भी मुझे काफी लॉस हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा जो मन था, मनोबल था, वो गिर गया मेरा। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब आप एक निराश हो गए कि भाई
कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर हाँ। भी वो हासिल नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। फिर मैंने उनके साथ में, उन्होंने मुझे बोले अब शेयर का काम मतलब लॉस है भैया, तुझे पैसे चाहिए। जी। मैंने कहा सब मेरे पास पैसे इस समय थे नहीं, उस समय नहीं, हमारे फादर की ज्यादा स्थिति बढ़िया थी। तो फिर मैंने डेली अप डाउन करके 850 रुपए में फिर दिल्ली जॉब करी, और उसमें भी वो मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरी शादी उस समय हो गई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। आप कहीं ना कहीं मतलब इन बातों से ये नजर आ रहा है कि आप जिम्मेदार इंसान रहे हैं घर के लिए। सर आप कितने भाई हैं? और हम 3 भाई थे उस समय। तो सर आप बड़े हैं उनमें या नहीं, छोटे? मैं छोटा बीच का हूँ। अच्छा एक अच्छा, मेरे सेकंड नंबर के? हाँ, सेकंड नंबर के। तो बड़े भाई थे, अभी 8-10 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। अच्छा अच्छा जी। तो सर परिवार में कितने लोग थे जब आपका जब आप पैदा हुए थे? जी तो जी, उसके बाद परिवार तो बड़ा होगा बड़ा ही शायद आपका? परिवार था। एक ही रूम था हमारे पास में, मतलब रूम हमारे घर में उस समय थे 4 रूम थे। और हमारे पापा के 3 भाई थे, हर भाई को एक एक रूम मिला हुआ था। एक रूम। उसी में ही हमने पढ़ाई लिखाई अपने जो भी है जैसा भी है अपने हमने गुजारा करा। नहीं सर, बहुत ये एक हिम्मत वाली बात है सर, क्योंकि आज के समय में तो शायद कोई ऐसा समय नहीं बिता पाएगा। नहीं सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातें चल रही हैं और जनता को आप बता रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये मेरा विश्वास है कि जनता को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट से कहीं ना कहीं आपको भी ये नजर आएगा सर कि जब सर ने ये परिस्थितियां झेली हैं तो समय बलवान होता है सर। जी सर। और समय कब कहां बदल जाए, कब कुछ कहां पता कैसे नहीं। हो जाए, कुछ पता नहीं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। आपने ये बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर उसके बाद सर मैंने सुना है कि आज के डेट में आप लॉ एडवाइजर हैं लेबर एक्ट के। जी जी। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप आज की डेट में क्या चल रहा है आपका, क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय मैंने 2002 से जी। इस काम में आया। मैं पहले जो मेरे आज गुरु थे वो तो एक्सपायर हो गए। जी जी। नहीं सर, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। ये भावुकता जो है वो बहुत ही गंभीर वाली है, क्योंकि गुरु का होना हमारी लाइफ में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही है हमारे बस केवल एक जो अपना मानता है और हमें अच्छी राह दिखाता है और अच्छे लोगों से मिलवाता है। तो सर अब इसमें एहराज वाली बात नहीं है बहुत, लेकिन आप गुरु का सम्मान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो आंसू हैं आपके वो गुरु के लिए हैं। तो उन गुरुओं के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह 3 साल अपने पास रखा। अच्छा। और उन्होंने ही मुझे गाइड करा कि मैं ये काम करता हूँ लेबर लॉ एडवाइजर का ही। जी। तो उन्होंने कहा तू मेरे साथ आ जा। तो मैं उनके यहाँ पर ही 3 साल अपनी, मेरी शादी हो गई थी उस समय। तो बच्चों के मतलब नहीं मोहे छोड़ते हुए वहां उनके यहाँ पे मैं 3 साल रहा, आ जाता था हफ्ते हफ्ते। जी जी जी। तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। और लगभग उनकी 2007 में डेथ हुई। उसके बाद में उनकी मिसिस थी, उन्होंने मुझे काम सिखाया सारा। और काम सिखाने के साथ साथ मैंने फिर उनकी भी हेल्प करी बहुत। ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई थी मेरे गुरु की, तो मैं उनको बहन मानता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उन्होंने 2007 में अपना शरीर त्यागा। तो उसके बाद में मैं उनकी जो हमारी बहन, मुंह बोली बहन थी, लेकिन मैं उनको अपनी बहन से ज्यादा भी मानता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद में मैंने उनकी हेल्प करी जब वो सक्षम नहीं थी। तो जो भी पैसा अलीगढ़ का आता था मेरे पास, जो मैं अलीगढ़ ही रहता था, अच्छा, जो भी पैसा कलेक्शन होता था मैं सारा पैसा उनको देता था। उन्होंने मुझे खुर्जे में केवल एक फैक्ट्री दी थी उस समय। अच्छा। कि ये मैं तेरे हैंड ओवर कर रहा हूँ, ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बहुत सुंदर सर। और उस फैक्ट्री के उस समय वो 200 रुपये लेते थे। अच्छा। उन्होंने मुझे एक अपना आशीर्वाद देते हुए उन्होंने वो मुझे फैक्ट्री दी। और उसी फैक्ट्री से ही आज, और उनके आशीर्वाद से ही, और उनकी मिसेस जो हमारा मुंह बोली बहन है, आज मैं उनको अपने से ज्यादा मानता हूँ। जी जी। वो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा।
और जब उन्होंने कह दी भाई अब तेरे गृहस्थी हो गई है बड़ी, अब मैं प्रिंसिपल हो गई हूँ, अच्छा, तो उन्होंने मुझे पैसे मुझसे लेने बंद कर दिए। तो बोले बेटा तू अब, और मैं आज भी उनकी एक बेटा एक बेटी थी, उनकी शादी भी हुई थी। अच्छा, मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उनको, पूरा मान सम्मान में, वो बच्चे मुझे मामा कहते हैं, और मैंने उनकी जो भी मुझसे बना मैंने उनको हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करी और दी और करा भी, तो जिसका उनका मुझे आज आशीर्वाद हो रहा है। और आज लगभग मुझ पे खुर्जे का, दिल्ली का, अलीगढ़ का, मेरठ का, गाजियाबाद का काम उनके आशीर्वाद से ही मुझे फल फूल रहा है, और मैं उनको जितनी बार तो भूल भी नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। गुरु का आशीर्वाद किस तरह से काम करता है ये आपने आज दिनेश वर्मा जी की जुबानी सुन लिया। और सच्चाई है कि गुरु एक वो कड़ी होती है कि अगर दिल से वो आशीर्वाद दे दे तो क्या से क्या हो जाए ये आप सुन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये श्रेय जो आज जॉब से मतलब ये है कि आपके पास जो इतनी सारी फैक्ट्रियां पे आप काम करते हैं उस पे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो गुरु रहे हैं उन्हीं की बदौलत ये जी सर चलता आ रहा है। मैं तो उनका ही आशीर्वाद मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ और मानूंगा और मानता ही रहूंगा। सही बात है बिल्कुल। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आदमी अगर जीवित है तभी आशीर्वाद दे पा रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि अगर आदमी हमें छोड़कर जाता है तो वो ऊपर से भी देखता है और आशीर्वाद देता है अपना कि आप आगे बढ़ते रहो, ऐसी मेरा आपका आशीर्वाद है। तो आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आज दिनेश जी ने वो अपनी जवानी आप लोगों को बताया। दिनेश सर, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जैसे कि अभी आप हाल फिलहाल में भावुक हो गए एक गुरु के सम्मान के लिए, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आप गुरु का सम्मान करें या किस तरह सम्मान करें, थोड़ा सा मैं चाहूंगा। मैं तो यही चाहता हूं, अगर सच्चे मन से अगर आपने उसको गुरु बनाया है तो उनको गुरु का ही उपाधि जरूर देनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कोई गुरु कभी भी गलत शिक्षा नहीं देता है। बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है सर। अगर हम दिल से किसी को गुरु मान रहे हैं और गुरु है वो, तो वो गुरु अपने शिष्य को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा। अगर कहीं गलत होते भी हम लोग तो वो हमें डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं, हमें सही बताते भी हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो आप। तो जिनका आशीर्वाद आज भी हमारे दिनेश सर उनको अपना गुरु मानते हुए, और जैसे कहते हैं ना कहीं अपना रिश्ते भी पीछे रह जाते हैं जब दूसरे लोग अपने हो जाते हैं। तो सर का जितना मानना है कि उनकी जो मिसेज हैं उनको अपना बहन मानते हैं और अपने बहन से भी बढ़कर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार सम्मान आपके दिल में उनके लिए है आज भी। जी सर। और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे आप ऐसे ही उनके मान सम्मान को बनाए रखें। तो दिनेश सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके पास 50 से 60 फैक्ट्री हैं लगभग, है? नहीं, ज्यादा है आपके पास। बहुत बढ़िया सर। तो उस फैक्ट्री में आपका क्या रोल रहता है सर, क्या उस पर वर्क रहता है आपका? मेरा वर्क कह रहा है, मैं कंपनी ओनर की तरफ से जो भी लेबर का फंड कटता है या जो भी सरकार की तरफ से रूल रेगुलेशन होते हैं फैक्ट्री के अकॉर्डिंग के उनको पालन कराने का प्रयास करता हूं मैं। अच्छा, तो आप इसीलिए आपको लेबर एक्ट लॉ एडवाइजर कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। ये रहा सर आपका जॉब का। जी। अभी मुझे पता चला है कि आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये तो सब देखो, सब जब आदमी थोड़ा सा जब वो अच्छाइयों पे होता है, ऊंचाइयों पे होता है, तो हर संस्था उसको कैच करने की कोशिश करता है। नहीं, और फिर ये सर, ये तो मेरे ख्याल से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा नसीब है और कुछ हमारा लक भी है। हाँ। कि भाई हम अच्छी अच्छी संस्थाओं से थोड़े से जुड़े जी और जुड़ने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हो गई। अच्छा। और 2 मेरे पोते भी हैं। अच्छा, वेरी गुड। अपने वो कमा खा रहे हैं और मैं थोड़ा सा फ्री माइंडेड होकर ये सोचता हूँ कि अब थोड़ा सा परोपकारी काम भी जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर। तो सर, जैसे कि आप लगभग कौन कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं जो शहर के? सबसे पहले तो मैं मानव अधिकार में था, उसका मैं फर्स्ट टाइम तो मेंबर ही था। जी। नेक्स्ट ईयर उन्होंने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया। अच्छा, आपको कार्य को देखते हुए उन्होंने फिर आपको नगर की जिम्मेदारी दे दी। जी। अब मैंने बड़े अच्छी ढंग से उसको
सराहाया जी जी। और करने की कोशिश पूरी करी। ये है। और कौन सी संस्था जुड़े हैं सर आप? और इस समय वर्तमान में मैं एंटी करप्शन एक मूवमेंट भारत एक संस्था है। अच्छा। और वो दिल्ली से रजिस्टर्ड है जी। और उसका मैं इस समय जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एंटी करप्शन मूवमेंट भारत। जी सर। तो उसके आप जिला अध्यक्ष हैं जी हाल सर। फिलहाल में? जी जी। अच्छा, एंटी करप्शन मूवमेंट भारत का सर कार्य क्या है, क्या देखते हैं आप उसमें, क्या कार्य करते हैं? कार्य ये है कि किसी के साथ में कोई अहित हो रहा है या कोई अधिकारी जानबूझ के उसको परेशान कर रहा है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको सॉर्ट आउट मैटर कराया जाए उसका। अच्छा, मतलब आप ये आपकी संस्था का कार्य ये है कि तो किसी के साथ अहित ना हो। जी सर। कहीं अहित हो रहा है तो फिर एंटी करप्शन उसके लिए खड़ा है। जी सर। अच्छा, ओके सर। तो सर आप जिलाध्यक्ष कैसे बने इसमें सर? जिलाध्यक्ष इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है तो वो क्या देख के दी आपको, क्या सर ये तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे क्यों दी जी। अब उन्होंने मेरी कोई बैकग्राउंड देखी होगी। अच्छा। भाई मेरे कार्य देखे होंगे तभी उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया और मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कहाँ से हैं वो? ये हैं मेरठ में है माननीय ओमकार गुप्ता जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। और नोएडा उनका मेरठ में निवास है। अच्छा, मेरठ से वो संस्था को चला रहे हैं? जी सर। तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओमकार गुप्ता जी। जी सर। और आपको जिला अध्यक्ष का उन्होंने पद दिया है। पद दे रखा है। जी सर। बहुत सुंदर सर। तो पूरे खुर्जा के आसपास के क्षेत्र इस पॉडकास्ट को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको ये पॉडकास्ट अच्छा लगने वाला है। और क्योंकि हमारा पॉडकास्ट बनाने का सर उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी जवानी लोगों तक पहुंचे, आपकी जर्नी लोगों तक पहुंचे और उस जर्नी को देखें तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हो उस चीज से, वो कहीं ना कहीं उससे मोटिवेट हो कि तब इन्होंने इस परिस्थितियों में देखते हुए आज इस कंडीशन में आप खड़े हैं। तो ये सच्चाई है कि कोई कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन जब आदमी ऊपर तक पहुंचता है, खड़ा होता है अपने पैरों पर और कुछ बनता है, तो उसके नीचे का बैकग्राउंड जो नीचे देखते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हाँ। और एक अपने माँ बाप का आशीर्वाद भी और एक मेरे गुरु और जो मेरी उनकी वाइफ थी उनका भी मेरे पास आशीर्वाद पूरा है। बिल्कुल सर। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरी तरफ से किसी का अहित ना हो। नहीं, जैसा कि सर मैंने अभी मालूम किया आपके बारे में, पता चला हमें, तो सर मैंने कहीं ना कहीं ये उसमें महसूस किया कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। शहर के लोगों से मेरी चर्चा हुई आपके विषय में तो उन्होंने तारीफ ही की आपकी कि नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग इंसान है और लोगों की सहायता करते हैं। जी सर। तो जैसे कि आप सामाजिक संस्थाओं में, कई सारी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, आप पूरा सहयोग भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सर कि ये हमारा नसीब है या हमारे कर्म है, या हम क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, नसीब तो मेरा अच्छा है कि मुझे इस लायक समझा संस्था वालों ने। हाँ। कि जो मुझे सेवा का मौका दिया और दे रहे हैं। जी। अभी भी मुझे सर ये पता है कि आप हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं, उसमें भी आपका बहुत अच्छा मतलब पार्टिसिपेट रहता है और आप तन मन धन तीनों चीज से आप संस्थाओं के साथ लगे रहते हैं। तो सर कहीं आपको कभी ये महसूस नहीं होता कि घर में कभी लड़ाई तो नहीं होती इस बारे में कि आप संस्थाओं में समय देते हैं, घर में समय देते हैं? देखो, जब टाइम बे टाइम आते हैं हम घर पे, जी जी जी, तो थोड़ा बहुत तो नोक-झोंक होती है, ये स्वाभाविक है। अच्छा भाई, जब मानो हमारा टाइम ये होता है, मैं घर पे 7 बजे आ जाता हूँ या 8 बजे आ जाता हूँ, मैं फिर दोबारा बाहर जाना मेरा संभव हो जाता है। कोई बहुत ही जरूरी काम हुआ तो मैं जाता हूँ, अन्यथा मैं घर में रहता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि घर पे समय भी देना चाहिए, घर में देना, क्योंकि घर में फिर कार्य को लेकर के लड़ाई भी होती है। सही बात है। नहीं बहुत सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, और कुछ जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। बहुत सुंदर सर। ये तो उतार चढ़ाव तो जिंदगी है, ये तो जिंदगी में आते ही रहते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन जो हिम्मत हार गया वो समझो
वही फेल हो जाएगा सर। वही फेल हो जाएगा। हाँ। हमारा काम है कर्म करने का। हमारे काम अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो ऊपर वाला भी देखता है कि ये कर्म कर रहा है, और इसका भी सपोर्ट ऊपर वाला देते हैं कि भाई जब ये मेहनत कर रहा है जी सर। तो इसका भी मैं अच्छी परवरिश करूं इसकी। नहीं सर, बहुत बढ़िया। सर की बातों से भाई मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया हूं, क्योंकि सर का कहना यह है समय कैसा भी आए लेकिन हौसला नहीं खोना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ कर्म करने का, भगवान के ऊपर छोड़ दो, फल देना भगवान के हाथ में है, कर्म करना अपने हाथ में है। किसी को सताओ मत, किसी का अहित मत करो, जितना हो सके उसके लिए अच्छाई में रहो, अच्छाई में खड़े रहो, उसके लिए अच्छा करो उसके लिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ सीखा। मैं लास्ट में सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है सर आपका, जी सर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये खुर्जा पॉडकास्ट की तरफ से आपकी ये पॉडकास्ट शूट किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि पॉडकास्ट वालों ने मुझे इस लायक समझा, और मेरा जो उन्होंने इंटरव्यू लिया। जी सर। ये तो संसार में बहुत आदमी पड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और आज अपना कीमती टाइम मुझे दिया ब्रॉडकास्ट के लिए कि भाई मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपका है क्या जी, आपने मुझे इस लायक समझा। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया लगा हमें आपसे बात करके, और विशेष धन्यवाद खुर्जा पॉडकास्ट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, ऐसी समाज सेवा में कार्य करते रहें, ऐसी अपनी एंटी करप्शन संस्था को चलाते रहें और लोगों का सहयोग करते रहें, लोगों के साथ खड़े रहें आप लोग। तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत है, और आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम। तो ये था आज का पॉडकास्ट, हमारे दिनेश वर्मा जी की जवानी आप सभी के साक्ष्य रखा गया, आप सभी के बीच रखा गया। ऐसे ही पॉडकास्ट आपको हर अच्छे से अच्छे व्यक्ति के इस खुर्जा पॉडकास्ट चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर पॉडकास्ट आपको अच्छे लगे तो लोगों तक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।